बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इक्विटी वैल्यूएशन करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड वैल्यूएशन के बाद। इक्विटी वैल्यूएशन के अंदर हम बात करते हैं कॉमन स्टॉक की। कॉमन स्टॉक, ठीक है। कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करें कि इसके लिए हमें कितना पे करना चाहिए। अगर आज हमने कोई शेयर परचेज करना है तो उसके लिए हमें कितना पे करना, हाउ मच वी कैन पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। वो वैल्यू फाइंड करने का मतलब वो तरीकाकार वही है हमारे पास। हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज की हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि हमें कॉमन स्टॉक के ऊपर मुस्तकबिल में कितना कैश मिल सकता है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। और वही प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या होगी, उसकी प्राइस होगी कि हमें इसके मैक्सिमम इतना पे करना चाहिए। कॉमन स्टॉक के अंदर जो हमारे पास वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें एक तो हमारे पास है डिविडेंड मॉडल और दूसरा है फ्री कैश फ्लो मॉडल। डिविडेंड मॉडल के अंदर हम पर शेयर की तरफ जाते हैं, प्राइस फाइंड करते हैं, और इसके अंदर हम टोटल फर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, पूरी कंपनी की वैल्यू फाइंड करते हैं, टोटल फर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं। डिविडेंड के मॉडल की अगर बात करें, इसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो मेन सिनेरियो बनते हैं। एक हमारे पास इसमें बनता है जी विदाउट ग्रोथ, मीन विदाउट ग्रोथ का मतलब है कि जो डिविडेंड हमें आज मिल रहा है, आने वाले सालों में भी हमें वही अमाउंट डिविडेंड की मिलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और दूसरा है ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर क्या है कि हमें इस साल जो डिविडेंड मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर जो डिविडेंड मिलेगा वो इस साल के डिविडेंड से बढ़ के मिलेगा। ठीक है, विद ग्रोथ का मतलब है कि हर आने वाले साल के अंदर जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो पिछले साल की निस्बत इंक्रीज करके मिलेगा। अब उसमें भी आगे फर्दर दो केसेस बन जाते हैं कि ग्रोथ जो है सिंगल ग्रोथ है या मल्टी ग्रोथ है। सिंगल ग्रोथ का मतलब है कि एक ही रेट होगा 5% ग्रोथ लेट्स सपोज, तो हर साल डिविडेंड 5% से इंक्रीज करके मिलेगा। और मल्टी स्टेज का मतलब है कि हो सकता है पहले 5 साल जो है आपको डिविडेंड 5% के लिहाज से इंक्रीज करके मिले, उसके बाद जो है आपको 7% के लिहाज से इंक्रीज करके मिले। यानी कि ग्रोथ की मल्टीपल स्टेजेस होंगी। पहले पीरियड के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए कुछ ग्रोथ होगी, उसके बाद के पीरियड के लिए डिफरेंट ग्रोथ होगी, उसके बाद के पीरियड के लिए डिफरेंट ग्रोथ होगी। चले देखते हैं, सबसे पहले हम विदाउट ग्रोथ के अंदर देखते हैं कि अगर हमें विदाउट ग्रोथ वाला सीन हो, यानी कि सेम हमें डिविडेंड मिलेगा ओवर द लाइफ, ठीक है, तो उस सूरत में हमें जो है वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उसका तरीका कार क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है, वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो कैसे फाइंड होगी, वो हम करते हैं डी नोट ओवर के ई। के ई से परेशान होने की जरूरत नहीं, ये आपका आर ही है, स्मॉल आर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी है तो इसलिए के ई इसको कहा जाता है। ठीक है, के ई आपका मुतबादल आर, जैसे बॉन्ड्स के अंदर हम आर लिखते थे, यहाँ पर हम के ई का वर्ड यूज करते हैं स्मॉल आर की जगह। और डी नोट आपका कहलाता है करंट डिविडेंड, जो आज आपको डिविडेंड मिल रहा है। ठीक हो गया, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, डी नोट ओवर के ई। चलें इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है
PM common stock just paid its annual dividend of $1.80 per share. The required return on the common stock is 12%. ये आपका KE है, रिक्वायर्ड रिटर्न है कॉमन स्टॉक का, तो वो KE है। ये देखें आप, एनुअल डिविडेंड पे किया जा रहा है कितने का, 0.8 का, 1.8 का, सॉरी, ये जो है 1.8 का डिविडेंड पे किया जा रहा है। तो KE हमारे पास 12% है। उसके बाद क्या है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। पहली अजम्पशन क्या है, हमने पहली अजम्पशन ही करनी है, और अगर उसको आप रीड करें तो उसमें लिखा है डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एनुअल रेट ऑफ 0% टू इन्फिनिटी। मीन कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं, जीरो ग्रोथ है, यानी कि जो डिविडेंड आज मिलेगा आने वाले सालों में भी वही डिविडेंड मिलेगा। तो इसकी अगर हमें ऐसा सिनेरियो हो, तो इस सिनेरियो के अंदर हमने वैल्यू फाइंड करनी हो, तो वैल्यू हमारे पास इक्विटी की कैसे आती है, D0 ओवर KE। D0 हमारे पास कितना है, 1.80, और KE है हमारे पास 0.12। ठीक हो गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 15। इट मीन के ये जो शेयर है ये आप कितने में परचेज कर लेना चाहिए, $15 के अंदर। ठीक हो गया, ये इसकी वैल्यू है। विदाउट ग्रोथ के केस में हमारी कैलकुलेशन का तरीकाकार ये है कि हमें ऐसा शेयर जो कि 1.8 डिविडेंड दे रहा है और उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा, हर साल इतना ही मिलेगा, और हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो 12% है, और ग्रोथ रेट 0% है, विदाउट ग्रोथ का केस हो गया। तो ऐसे स्टॉक को हमें मार्केट में अगर बाय करना पड़े तो कितने का बाय करना चाहिए, 15 का। ठीक हो गया। अब वापस आते हैं सिंगल ग्रोथ की तरफ। सिंगल ग्रोथ का मतलब है कि एक ही रेट से इंक्रीज होता जाएगा हर साल डिविडेंड। इंक्रीज इन डिविडेंड ऑन सेम रेट, एक ही रेट होगा जिसके लिहाज से वो इंक्रीज होता जाएगा हर साल। लेट्स सपोज 5%, तो हर साल आपको डिविडेंड 5% की इंक्रीज से मिलेगा। तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो बनता है जी वैल्यू ऑफ इक्विटी का D1 ओवर KE माइनस G। ठीक हो गया। अब यहाँ पे D1 है, अगर ये आप देखें यहाँ पर जो यूज किया गया था वो D0 था, यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है वो D1 है। D1 से मुराद क्या होती है, डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, आज से 1 साल का बाद का डिविडेंड। D0 क्या था हमारे पास, करंट डिविडेंड, आज का डिविडेंड, और D1 क्या हमारे पास 1 साल के बाद का डिविडेंड। ठीक है। KE आपको पता है, और G हमारे पास यहाँ पर क्या है, G हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ रेट है, G हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ रेट है, और KE वही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास जो B पॉइंट है जी, इसके अंदर अगर हम बात करें B पॉइंट के अंदर, अगर आप फोकस करें क्या पूछा जा रहा है जी हमसे, B पॉइंट में हमसे पूछा जा रहा है जी डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड ग्रोथ अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5% टू इन्फिनिटी, कि हर साल जो डिविडेंड है वो 5% के लिहाज से 5% के लिहाज से हर साल डिविडेंड इंक्रीज होगा। अगर बाकी डाटा देखें हमारे पास, तो हमारे पास ये जो डिविडेंड है 1.80 और रेट हमारे पास 12 है, मगर यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो डिविडेंड हमारे पास यहाँ पे था ये D0 था, इसको हमने कन्वर्ट करना है D1 के अंदर। तो D1 में ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो D1 में कन्वर्ट करने का तरीकाकार हमारे पास होता है जी D0 इंटू 1 प्लस G। इससे ये हमारा D1 में कन्वर्ट हो जाता है 1 साल के बाद का डिविडेंड। आज हमारे पास डिविडेंड है जी 1.80 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G,
ग्रोथ रेट कितना है जी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 5%, तो 0.05। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.89। ये हमारे पास जो है D1 है। वैल्यू पुट करेंगे हम, इक्विटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो D1 हमारे पास 1.89 होल डिवाइडेड बाय के ई हमारे पास कितना है 0.12 माइनस जी हमारे पास 5% है तो 0.05। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। यानी कि इन फीचर वाली जो इक्विटी है, शेयर है, वो कितने में हमने बाय करना है, $27 में। इससे ज़्यादा हमने उसके लिए पे नहीं करना, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है पे करने की। और ये तरीकाकार है हमारे पास वैल्यू फाइंड करने का, किसका, स्टॉक का, इक्विटी का। ग्रोथ के केस में D1 ओवर के ई माइनस जी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं D0 इंटू 1 प्लस जी होल डिवाइड बाय के ई माइनस जी। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं कि D1 की वैल्यू पुट करके यहाँ पे लिख लें, या तो D1 की कैलकुलेशन ही ऊपर कर लें। अब उसके बाद है हमारे पास मल्टी स्टेज ग्रोथ। मल्टी स्टेज ग्रोथ में जो है हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट ग्रोथ रेट होते हैं। कि कुछ अर्से के लिए पहले 5 सालों के लिए ग्रोथ रेट डिफरेंट है, उसके बाद रेट डिफरेंट है। यहाँ पहले 7 सालों के लिए ग्रोथ रेट डिफरेंट है, फिर आने वाले 6 सालों के लिए ग्रोथ रेट डिफरेंट है, और उसके बाद ग्रोथ रेट डिफरेंट है। इसमें 2 ग्रोथ रेट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका का फार्मूला नहीं, हम टेबल यूज़ करेंगे, एक टेबल के मुताबिक कर चलेंगे, टेबल के लिहाज से कैलकुलेशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल करते हैं, उसी के साथ इसके टेबल की कैलकुलेशन भी सीखेंगे। मैं ये सारा डाटा रेज कर दूं यहाँ से, जो हमने पी पार्ट के लिए सॉल्व किया था। फिर मैं सी पार्ट की तरफ जाता हूँ कि सी पार्ट में क्या है हमारे पास। तो सी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सी पार्ट के अंदर हमारे पास, इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के अंदर सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास ईयर का कॉलम, उसके बाद डिविडेंड की कैलकुलेशन, और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन। ठीक हो गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कह लें, और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। ठीक हो गया जी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट नंबर सी के अंदर टू इन्फिनिटी नहीं मैं कर रहा यहाँ पे, टू ईयर 7 कर रहा हूँ, एंड आफ्टर इट ग्रोथ रेट विल बी 2%। दोबारा देख लें मैंने क्या चेंजिंग की है। मैंने कहा जी डिविडेंड जो है एक्सपेक्टेड ग्रोथ 5% है पहले 3 सालों के लिए, फिर चौथे साल से लेके 7वें साल तक ग्रोथ रेट 4% है, और उसके बाद जो ग्रोथ रेट होगा वो 2% होगा। ठीक हो गया। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने ईयर 1 से स्टार्ट करना। ईयर 1 उसका डिविडेंड हमारे पास आ गया जी। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो डिविडेंड गिवन था वो D0 था, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में किया था। तो 1.80 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 पॉइंट, पहला ग्रोथ रेट क्या जी 5%, तो 0.5। ठीक हो गया। तो यह इससे हमारे पास पहला डिविडेंड आ जाएगा D1 का, और वो कितना बन रहा है जी हमारे पास 1.89। ठीक है। इसके बाद हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक हो गया।
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमारे पास कैसे आएगा जी, हमारे पास आर कितना, ये आर है हमारे पास। तो पहले साल की अगर हमने वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना तो 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर माइनस 1, तो ये हमारे पास फैक्टर आ जाएगा इसके अंदर 0.8929, और इसके तहत हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1.69। ठीक हो गया। फिर ईयर टू का जब हमने डिविडेंड फाइंड करना है तो हमारे पास डिविडेंड है 1.89 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.05, तो हमारे पास इसका डिविडेंड आ जाएगा दूसरे साल का 1.98, और इसको जब डिस्काउंट करेंगे 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर माइनस 2, तो इसका जो फैक्टर आता है वो हमारे पास आता है 0.7972, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू एंड पे आ जाएगी 1.58। इसके बाद हम तीसरे साल का करेंगे तो 1.98 इंटू 1 प्लस 0.05, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.08, और इसको जब डिस्काउंट करेंगे तो -3 से तीसरे साल का है तो इसका फैक्टर 0.7118, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड की वैल्यू से तो हमारे पास आ जाएगा 1.48। उसके बाद चौथा साल, पहले 3 साल ग्रोथ रेट था 5%, ठीक है। अब ग्रोथ रेट शुरू हो गया है, अगर क्वेश्चन देखें तीसरे साल के बाद ग्रोथ रेट चौथे साल से कितना था 4%, तो हमने चौथे साल से 4% के लिहाज से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो डिविडेंड था तीसरे साल का जो हमने चौथे साल में कन्वर्ट करना है 2.08 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.04, अब सेकंड ग्रोथ रेट स्टार्ट हो गया, तो उसके लिहाज से हम करेंगे तो 2.17 आ जाएगा। इसको डिस्काउंट करेंगे तो हमारे पास इसका फैक्टर बनता है 0.6355, और डिस्काउंट फैक्टर को जब कैश फ्लो यानी डिविडेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.38। फिर इसके बाद ईयर 4 के बाद ईयर 5, पिछला डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.04 इज इक्वल टू 2.25, फैक्टर अप्लाई करेंगे डिस्काउंट का 5वें साल का जो कि हमारे पास बनता है 0.5674। इस फैक्टर को जब कैश फ्लो यानी डिविडेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.28। इसके बाद हमारे पास छठा साल है। छठे साल के लिए कैलकुलेशन 2.25 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.04, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो छठे साल का डिविडेंड आ जाएगा जो कि हमारे पास बनता है 2.34, और छठे साल के कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए हमारे पास फैक्टर है -6, 12% जो है 0.12, तो फैक्टर हमारे पास आ जाएगा इसका छठे साल का 0.5066, और जब डिस्काउंट करेंगे डिविडेंड को तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.19। सातवां साल,
अभी भी 4% के लिहाज से ही करेंगे, क्योंकि उसने कहा था 7वें साल तक हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 4% रहेगा। तो 0.04 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 2.44। इसको जब हम डिस्काउंट करेंगे 1 + 0.12 से, तो हमारे पास फैक्टर बनेगा यहाँ पर 0.4523। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा 1.10। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास क्वेश्चन में, इसके बाद से उसने कहा था जी आफ्टर इट ग्रोथ जो है वो 2% रहेगी, और उसने ये नहीं बताया कब तक रहेगी, तो इसका मतलब अब 2% ही रहनी है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होगी, इन्फिनिटी तक 2% रहेगी। 7वें साल तक 4% थी और उसके बाद इन्फिनिटी तक के लिए 4% है, 2% है सॉरी। तो इसको जब इन्फिनिटी वाला केस आ जाए तो 8वें साल की जो कैलकुलेशन है वो इन्फिनिटी की है, तो वो समझ लें कैसे होगी। 2.44 इंटू 1 + 0.02, ये वही जो जैसे कि हम पीछे करते रहे काम। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा एडिशन होगा इन्फिनिटी के केस में कि हमें यहाँ पर डिवाइड करना है 0.12 माइनस 0.02। ये हम वही वाला फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G, मगर यहाँ पे D1 नहीं, यहाँ पे D8 आएगा, क्योंकि 8वें साल का डिविडेंड चाहिए। तो 7वें साल का डिविडेंड को हम कन्वर्ट करेंगे 8वें साल के डिविडेंड में, वो हम ये ऊपर वाला पोर्शन करने से 8वें साल में कन्वर्ट हो जाएगा। और KE हमारे पास 0.12 है और ग्रोथ हमारे पास अब कितना है 0.02। ये 8वें साल के लिए इन्फिनिटी के केस में, जहाँ पर इन्फिनिटी स्टार्ट होगी उसकी कैलकुलेशन हमने यही करनी, जिसके बाद ग्रोथ रेट चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 24.86, और इसके लिए हमने एक फैक्टर पिछला ही लेना है 0.4523। फैक्टर चेंज नहीं होगा, वो पिछले साल का ही रहेगा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 11.25। इस तमाम कैश फ्लो को जब जमा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 20.95। ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी। ओवरव्यू कर लें सारे का। ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है कि आपने के पास 3 ग्रोथ रेट थे, 5%, 4% एंड 2%। ठीक है, 5% पहले 3 सालों का था, चौथे साल से लेकर 7वें साल तक 4% था और 8वें साल से ऑनवर्ड 2% था। तो हमने पहले 5% के लिहाज से डिविडेंड की ग्रोथ कैलकुलेट की 3 सालों की, फिर उसको 12% के लिहाज से डिस्काउंट किया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की। फिर चौथे साल से लेकर 7वें साल तक हमने 4% के लिहाज से डिविडेंड में ग्रोथ ऐड की और उसको 12% पे डिस्काउंट किया, तो हमारे पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ। फिर जब इन्फिनिटी का केस था तो हमने इसको जो है फार्मूला लगाया D8 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। 8वें साल से था तो इसलिए D8, अगर 10वें साल से स्टार्ट होता इन्फिनिटी का केस तो D10 आ जाना था। तो D8 कैसे आया हमारे पास, वो कैसे आता है D7 मल्टीप्लाई बाय 1 + G, जो हमारा 8वें साल का ग्रोथ रेट है, डिवाइड बाई KE माइनस। तो इसका जो आया वैल्यू उसको हमने 7वें साल वाले फैक्टर से हमने करना है। उसकी रीज़न क्या है कि इसके तहत 8वें से ऑनवर्ड तक ये इसके तहत डिस्काउंट हो गया। 8वें से ऑनवर्ड के जो कैश फ्लो हैं वो हमने इस नीचे डिवाइड करने से वो डिस्काउंट हो गए। तो 8वें साल तक वो डिस्काउंट हो गया, पिछले 7 सालों का रहेगा तो उसके लिए फिर 7वें साल का फैक्टर लगता है। तो इसको सबको जब हम ऐड करेंगे इन तमाम कैश फ्लोज को, इन तमाम को, तो हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 20.95, यानी कि ये जो स्टॉक है हमें कितने में परचेज कर लेना चाहिए, 20.95 में परचेज कर लेना चाहिए। ठीक हो गया। ये हमारे पास
बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर डिविडेंड की अप्रोच। अब है फ्री कैश फ्लो की अप्रोच। फ्री कैश फ्लो के अंदर हमें टोटल वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करनी होती है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं वैल्यू ऑफ डेट एंड प्रेफर स्टॉक, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी रह जाती है। और ये टोटल में है, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी, एक शेयर की नहीं। जैसे डिविडेंड के अंदर एक शेयर की प्राइस आ रही थी, यहाँ पर अगर 10 लाख कंपनी के शेयर हैं तो 10 लाख की टोटल वैल्यू कितनी बन रही है वो आएगी। और अगर उसको पर शेयर में करना है तो इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एमपीएस आ जाएगी, उसकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। मार्केट प्राइस नहीं कह सकते, वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पर शेयर। हाँ ठीक है, ये हम स्टेप अप्लाई करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमें गिवन किया गया कि हमारे पास वैल्यू ऑफ इट्स एक्टिव शो डिवीजन, दिस डिवीजन हैज डेट with a market value of 12,500, तो ये हमारे पास डेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इट्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ये बहुत अहम चीज है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारे पास आर है। उसके बाद अगर हम बात करें, कह रहे जी द फर्म एक्सपेक्टेड इट्स फ्री कैश फ्लो टू ग्रो 4% एनुअली। कह रहे जी 2013 से 16 तक के हमारे कैश फ्लोज टेबल में गिवन है, ठीक है, और 16 से ऑनवर्ड बियॉन्ड 16 इन्फिनिटी तक हमारा ग्रोथ होगी कितने परसेंट के लिहाज से, 4% के लिहाज से। तो वो कह रहा है जी यूजिंग द फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एंटायर एक्टिव शो डिवीजन। ठीक है, हम कर लेते हैं जी। इसमें वही मल्टी स्टेज वाला जो मेथड था हमारा, वही वाला चलेगा जो हमने यहाँ पर किया टेबल, ये वाला टेबल। बस इसके अंदर हम डिविडेंड के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, वहां पर फ्री कैश फ्लो आएगा। वैसे ही फैक्टर, वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू, वैसे ही इन्फिनिटी का केस। अब इसके अंदर सिंगल ग्रोथ है, तो अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पर जो बनेगा ईयर, वहां पर डिविडेंड था, यहाँ पे फ्री कैश फ्लो, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो ईयर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 2013 से, और उसकी वैल्यू है जी 8 लाख। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आएगी जी 10% के लिहाज से, जो हमारे पास आर की वैल्यू 1 + 0.1 रेज टू पावर -1। ठीक हो गया। इसके प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास इसकी आ जाएगी 7272.73, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, पहले 2013 के लिए। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 का हमारे पास कैश फ्लो है कितना था जी, हमारे पास 12 लाख का। 12 लाख इंटू 1 + 0.1 रेज टू पावर -2,
और जब इसको कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में तो ये हमारे पास आ जाएगा 991735.54। फिर इसके बाद 2015 की बात करें तो 2015 का कैश फ्लो है हमारे पास 14 लाख इंटू 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर -3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105,184,0.7। फिर इसके बाद हम 2016 की बात करें तो 2016 का कैश फ्लो है 15 लाख। तो 15 लाख इंटू 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर -4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी हमारे पास 1441470.52। ठीक है। और उसके बाद 2017 जी हमारे पास 2017 से ऑनवर्ड उसने कहा था यहाँ पर इन्फिनिटी ग्रोथ रेट होगा वो कितना है 4%। इन्फिनिटी के केस में वही तरीका का जो हमने यहाँ पर किया था जब इन्फिनिटी का केस आता था कि नेक्स्ट कैश फ्लो फाइंड करते थे, ये नेक्स्ट कैश फ्लो इससे सारे को फाइंड करते थे और डिवाइड करते थे के माइनस जी से, वही और पुराना ग्रोथ रेट पिछले साल का। यही काम हमने यहाँ पे करना है कि 15 लाख इंटू 1 प्लस 0 पॉइंट कितना ग्रोथ रेट है जी 4%, 0.4 होल डिवाइडेड बाय के हमारे पास है 0.1 और जी है 0.04। ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाले पोर्शन की 15,60,000 और इसको हमने डिवाइड करना है 0.06 से तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 26 लाख। को हमने मल्टीप्लाई करना है यही वाले ग्रोथ फैक्टर से जो इसका है पिछले, जैसे हमने डिविडेंड मॉडल के अंदर किया था। तो इसके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 1775834.98। ठीक हो गया। इस सब को जब सम अप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21,553,719.01। ये हमारे पास इस सारे की वैल्यू आएगी। ये जो आएगी ये हमारी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। क्यों टोटल वैल्यू ऑफ फर्म है? क्योंकि ये जो फ्री कैश फ्लो होता है ये आपका कैश फ्लो होता है ऐसा जिसमें से अभी पे करना है स्टिल, या राइट कह लें इसके ऊपर राइट होता है इस कैश फ्लो के ऊपर डेट होल्डर का, प्रेफर स्टॉक होल्डर का और इक्विटी होल्डर का, इन सब का राइट होता है इसके ऊपर। क्योंकि इसमें से कंपनी के सारे खर्चे अदा हो चुके हैं, सिर्फ अभी इन 3 लोगों को पे करने वाला रहता है। ठीक हो गया, इन 3 लोगों को पे करने वाला रहता है। तो ये कैश फ्लो इन 3 लोगों का, डेट प्रोवाइडर का, प्रेफर स्टॉक प्रोवाइडर का और इक्विटी प्रोवाइडर का। तो इसलिए
जब ये कैश फ्लो तीनों का है तो जब इसकी बेस पे जो वैल्यू आएगी वो फिर टोटल फर्म की होगी, क्योंकि फर्म के अंदर टोटल पैसा यही लगा हुआ है लोगों का। टोटल पैसा बिजनेस के अंदर या तो इक्विटी प्रोवाइडर का लगा होता है, या प्रेफरेंस स्टॉक प्रोवाइडर का, या डेट प्रोवाइडर का। इन तीनों का पैसा लगा होता है। और जब इन तीनों के फ्री कैश फ्लो को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो वो वैल्यू फर्म आती है कि टोटल वैल्यू, टोटल बिजनेस के अंदर कितना पैसा है। ठीक है, अब इस वैल्यू ऑफ फर्म, ये वैल्यू ऑफ फर्म आ गई हमारे पास फ्री कैश फ्लो की। अब हमने इसमें से फाइंड क्या करना है। पहली रिक्वायरमेंट हमारी हो गई फ्री कैश फ्लो की बेस पे हमने एंटायर कंपनी का जो है वो फाइंड कर ली है वैल्यू। फिर बी में वो कह रहा है जी यूज योर फाइंडिंग इन द पार्ट ए अलोंग विद द डेटा प्रोवाइडेड अबाउट दिस डिवीजन कॉमन स्टॉक वैल्यू बताएंगे। वैल्यू ऑफ फर्म हमारे पास इसके अंदर आ गया जी, कितनी जी 21553,719। अब अगर हम देखें कि हमें कैसे फाइंड करना है जी वैल्यू ऑफ इक्विटी, अगर ये आपको स्केच याद हो कि हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म में से हमने लेस करना है वैल्यू ऑफ डेट एंड वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी। वैल्यू ऑफ फर्म हमारे पास आ गई। अब इसमें से हमने वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस करनी है और वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक माइनस करेंगे तो बाकी सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगी, इक्विटी बच जाएगी। ठीक है, तो इसमें से हमने माइनस कर लेनी है वैल्यूज एक, तो इसके अंदर सिर्फ वैल्यू ऑफ डेट ही है, वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं है, सॉरी वैल्यू ऑफ डेट है, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक नहीं। तो हम इसमें से माइनस कर लेंगे 12.5 मिलियन। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू 2155 37 19.0। इसमें से माइनस करना है वैल्यू ऑफ डेट, माइनस करनी है वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ डेट क्वेश्चन में गिवन है 12.5 मिलियन की, इसको इग्नोर कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक नहीं गिवन। जब इसको मैं नेट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगी कितनी, 9053,719 की। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी जो कि मेरा बी पार्ट है। और उसके बाद अगर मुझे प्रेफरेंस पर शेयर की वैल्यू चाहिए तो मुझे इस वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, ये जो वैल्यू है हमारे पास इक्विटी की, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर से, जो कि हमारे पास कितने क्वेश्चन में 5 लाख के, तो मेरे पास वैल्यू पर शेयर आ जाएगी जो कि कितनी बनती है हमारे पास 18.11। ये हमारे पास पर शेयर वैल्यू होगी जो कि हमने इस शेयर को लिए पे कर सकते। तो ये हमारे पास टोटल मेथड होगा इसके लिए फ्री कैश फ्लो के अंदर कि हम पहले फ्री कैश फ्लो से वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करते हैं, उसमें से वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक माइनस करते हैं, फिर उसका नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पर शेयर वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ कि बस का वो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ लेता जी यील्ड ऑन दिस कॉमन स्टॉक बताएं, डिविडेंड यील्ड बताएं और एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन यील्ड बताएं। जब इस तरह का सिनेरियो होगा तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है। जी हमसे रिक्वायरमेंट नंबर ए में पूछा गया जी यील्ड ऑन कॉमन स्टॉक, तो यील्ड ऑन कॉमन स्टॉक का मतलब है वो के ई जानना चाह रहा है। ठीक है, तो हम डिविडेंड वाले मॉडल को यूज करेंगे और उसमें से के ई को रिवर्स फाइंड करेंगे। दूसरा हमारे पास डिविडेंड यील्ड पूछी जा रही है। जैसे इंटरेस्ट यील्ड का फॉर्मूला था इंटरेस्ट ओवर प्राइस, यहां पर हमारे पास डिविडेंड ओवर प्राइस आ जाएगा। और कैपिटल गेन यील्ड कैसे आएगा, हमारे पास टोटल रिटर्न एक्सपेक्टेड, हमारे पास कैपिटल गेन यील्ड कैसे आएगा उसका तरीका का हमारे पास होता है जी, हम आर में से यानी कि के ई में से माइनस करेंगे डिविडेंड यील्ड
तो हमारे पास कैपिटल गेन यील्ड आ जाएगी। तो के ई फाइंड करना है हमने सबसे पहले। तो हमें देखता हूँ क्वेश्चन में डाटा जो है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जी, कॉमन स्टॉक पे $1 डिविडेंड पर शेयर और उसकी क्लोजिंग प्राइस है 20 और द कंपनी अज्यूम दैट मार्केट एक्सपेक्ट इट्स कंपनी एनुअल डिविडेंड कांस्टेंट रेट ऑफ 6%। ग्रोथ है मगर सिंगल स्टेज ग्रोथ है। तो सिंगल स्टेज ग्रोथ के अंदर हमारे पास जो फार्मूला होता था वो होता था प्राइस या वैल्यू इज इक्वल टू D1 ओवर KE माइनस C। ठीक हो गया। इसी फार्मूले को हमने रीअरेंज करना है। प्राइस हमें गिवन है कितने की, 20 की। ठीक हो गया। डिविडेंड हमारे पास है 1 का और ये हमारे पास पेड है तो इसका मतलब है करंट हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ कितने जो हमारे पास 0.06, तो इससे हमारे पास D1 में कन्वर्ट हो जाएगा। के ई हमने फाइंड करना है और जी इसके अंदर कितना है 0.06। ठीक हो गया। इस 20 इज इक्वल टू हमारे पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी 1.06 और के ई माइनस 0.06। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे के ई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी 0.113 मीन्स 11.3%। के की वैल्यू मैथ का रूल है, डेटा इधर उधर ट्रांसफर करें आपके पास के ई की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। बी की बात करें तो बी के अंदर उसने कहा जी करंट यील्ड। करंट यील्ड का मतलब होता है करंट डिविडेंड, डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। तो डिविडेंड हमारे पास कितना जी 1.06 डिवाइड बाय प्राइस कितनी है 20। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी डिविडेंड के ऊपर 0.053 मीन्स 5.3%। ठीक है। D1 ओवर प्राइस। ठीक हो गया 5.3%। हमने यहाँ पे D1 रखा है तो यील्ड फाइंड करने के लिए भी D1। अगर यहाँ पे D नोट होता प्राइस जी ये जो है के फाइंड करने के लिए तो हमने यहाँ पे भी D नोट रखना था। ठीक हो गया। अब सी पार्ट के अंदर वो कह रहा था कैपिटल गेन यील्ड। तो भाई टोटल था हमारे पास 11.3%, डिविडेंड यील्ड इसमें था 5.3%। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन जो है इनका डिफरेंस कर लें वो 6% आ जाता। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टोटल है क्वेश्चन के किस तरह के हमसे पूछे जा सकते हैं इक्विटी के लिहाज से। और प्रेफर स्टॉक के लिए आपके वही जो है डिविडेंड वाले बॉन्ड्स वाले फार्मूले हैं वही यूज होंगे प्रेफर स्टॉक के लिए, सेम टू सेम। बस जो है मैंने बताया था बॉन्ड के फार्मूला वो जो है वीडियो के अंदर कि सिर्फ नाम चेंज होंगे कि इंटरेस्ट की जगह पे वर्ड प्रेफर स्टॉक डिविडेंड आ जाएगा और यील्ड टू मैच्योरिटी की जगह पे यील्ड टू कॉल आ जाएगा। बस इस तरह की छोटी छोटी चेंजिंग है। थैंक यू वेरी मच।